मान्यता के चुनाव होने जा रहे, इस अवसर पर आज यहाँ पर इंटेक यूनियन की ओर से इस सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में उपस्थित हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, हमारे फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल माननीय श्री चंद्रमौली साहब, साथ ही हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक प्रवीण जी सांगते जी, एसपीपी हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी हमारे मार्गदर्शक सोलेमन जी, पठान जी, नीलेश जी जो होशंगाबाद से आए हुए हैं, और मंच पे उपस्थित सभी साथी, आपके यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जाहिद जी पठान, वर्किंग प्रेसिडेंट तरुण जी मिश्रा, उनके सब साथी और सामने उपस्थित सभी साथियों, 26 मई 2022 को यहाँ पर आखिरी बार मान्यता के चुनाव हुए थे और सभी एम्प्लॉइज ने हम लोगों के ऊपर विश्वास रखा। एचएमएस और इंटेक का जो फेडरेशन है, जो 2008 से बना है, जिसको हम आगे लेकर चल रहे हैं, इसी मंच से हम लोगों ने उस वक्त भी आपको अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी कि आप लोग एक बार हम पे विश्वास रखिए और मान्यता के चुनाव में हमको जितवाइए। आप सबके आशीर्वाद से जाहिद जी पठान और तरुण जी मिश्रा के नेतृत्व में आप सब लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया और 3 साल उनको मान्यता में काम करने का मौका आपके सबके आशीर्वाद से मिला। साथियों, आज 3 साल के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आपके बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले तो जब हम लोगों ने आखिरी बार आपसे आपका बहुमूल्य वोट जो आपसे मांगा था, आप हम लोगों को वोटिंग कीजिए, जो रिक्वेस्ट हम लोग ने की थी, तो कुछ वादे भी हम लोगों ने आपके साथ किए थे कि अगर आप लोग हम लोग के ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम देवास में जो एक वातावरण है, जो एक दहशत का वातावरण है, आप सभी को याद रहेगा उस चुनाव में जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो सब लोगों की मुंह से एक ही बात सुनते थे, अगर हमें टॉयलेट भी जाना है, अगर हम लोग ने सेक्शन भी छोड़ दिया तो हमारी तस्वीर मोबाइल से निकाली जाती है और टाइम ऑफिस के पास भेजी जाती है और फिर टाइम ऑफिस से हमारे पैसे की कटौती होती है। बात तो सही है ना? बिल्कुल सही है। आपको याद रहेगा, क्योंकि 3 साल पीछे की बात है तो शायद आप लोग भूल गए रहेंगे। उस वक्त वहां पर जो अधिकारी थे उनकी इतनी दहशत थी, तो हम लोग देखते थे कि जिस दहशत का वातावरण यहाँ पर है, आज आप लोग सब खुद लोग यहाँ पर रुके, उस वक्त जितने सामने बैठे हुए लोग थे उतने ही सामने रुके हुए थे। तो यूनियन चलाते वक्त उस टाइम पे जो दहशत बीएनपी देवास में थी, उस दहशत को खत्म करने का वादा हम लोग ने किया था। आज आप में से कोई भी बताइए कि आपकी तस्वीर निकाल के टाइम ऑफिस भेजकर आपके पैसों की कटौती की जाती है क्या? की जाती है क्या? तो ये पहला काम हम लोग ने किया है कि यहाँ पर एक भयमुक्त वातावरण निर्माण करने का काम किया। एम्प्लॉइज के अधिकार, हक, बंधुआ मजदूर की तरह उससे जो काम करवाया जाता था, उसको सेक्शन में रखा जाता था, उसे खुली सांस लेने की आजादी नहीं थी, उस चीज को बाजू में रखकर ये भयमुक्त वातावरण बनाने का काम आपके आशीर्वाद से किया। साथियों, उस वक्त पे और एक बात थी कि आप लोगों को इंसेंटिव पुराने रेट से मिलती थी। नासिक का एग्रीमेंट हो चुका था, इसलिए हमें न्यू रेट से इंसेंटिव मिलती थी, आपको पुराने रेट से इंसेंटिव स्कीम मिलती थी।
उदाहरण के तौर पर अगर हमें 10,000 रुपए मिलते थे तो आपको 4 या 5,000 रुपए मिलते थे। जब हमारे साथी चुनकर आए, मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा दबाव था, समझौता करने में काफी परेशानियां थी, फिर भी उन्होंने अपने बलबूते पे समझौता किया। सिर्फ समझौता ही नहीं किया, पिछले 3 साल में हर महीने में जो आपकी 35% इंसेंटिव स्कीम है वो भी बरकरार रखी, आपका स्टैगर लंच आवर का भी भुगतान किया, आपको टारगेट अलाउंस भी देने का काम किया, 1 रुपया भी आपका फाइनेंशियल लॉस वहां पर होने नहीं दिया। बावजूद नए रेट से जो इंसेंटिव स्कीम चालू हुई उससे भी बड़ा लाभ आप लोगों को हुआ है। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, जो 2022 तक जो आपको ओल्ड रेट से वहां पर इंसेंटिव का पेमेंट हुआ, उसके कारण जो आपके 2-2.5 लाख रुपए आपको कम मिले, जो समझौता सही समय पर नहीं हो पाया, उस कारण जो आपका नुकसान हुआ, क्या आपको मिला? लेकिन जो हम लोग आने के बाद एग्रीमेंट किया, आज तो कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं किया, एक अच्छा एग्रीमेंट बनाने का काम जाहिद भाई और उनके नेतृत्व की टीम में यहाँ पर हुआ है। साथियों, उस वक्त पर आपके यहाँ से 500 रुपया कोर्ट केस के लिए जमा कर रहे थे। कोर्ट केस क्या थी कि 16 से जुलाई 2017 तक 7 पे कमीशन लागू होने के बाद हमें ओवर टाइम का एरियर्स नहीं दिया गया था। जितने भी अलाउंसेस थे वो हमको 1 जुलाई 2017 से दिए गए थे। हमारी मांग थी, हमारी डिमांड थी, हम लोगों ने उस बात को हमेशा फोरम में रखा कि हमें ये मिलना चाहिए, क्योंकि रेलवेज में, डिफेंस में इसका भुगतान हो चुका है। लेकिन हमारे जो साथी थे उन्होंने कोर्ट केस किया, आप लोगों से चंदा जमा किया, वो चंदे का हिसाब आपको दिया है कि नहीं दिया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपसे चंदा जमा करके वो कोर्ट केस लगवाया। लेकिन हम लोगों ने बातचीत के माध्यम से, नेगोशिएशन फोरम के माध्यम से, फॉलोअप के माध्यम से, डीओपीटी हो, डीपी हो, लेबर मिनिस्ट्री हो, सबसे उसका अप्रूवल लेके आके आप सबको वो 18 महीने का ओवर टाइम का एरियर्स देने का काम भी आपके आशीर्वाद से यहाँ पर किया। साथियों, नासिक में 2021-22 तक कोई भी आईडी पे स्केल का वर्कमैन लेवल पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, लेकिन देवास हो, होशंगाबाद हो, नोएडा हो, ये इन सब जगहों पर रिक्रूटमेंट हुई थी। और जहां पर ओवर टाइम चलता था वहां पर 125 रुपए की एक ऑर्डर निकाली गई थी कि जो भी नई रिक्रूटी आएगा उसे फैक्ट्री एक्ट के तहत ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा, उसको 125 रुपए दिए जाएंगे। जिन साथियों ने वो 125 रुपए का भुगतान लिया रहेगा, शायद आप में से उनमें से कोई यहाँ पर उपस्थित भी रहेगा। हम लोगों ने आपको वादा किया था कि हम लोग चुनाव जीत के आने के बाद फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से आपको इस ओवर टाइम का भुगतान करेंगे। और कहने में मुझे गर्व होता है, अभिमानित मैं खुद को फील करता हूं कि हम लोग आने के बाद आइडिया पे स्केल के एम्प्लॉइज को भी एज पर फैक्ट्री एक्ट ओवर टाइम का भुगतान देने का काम हम लोग ने शुरू किया। साथ ही उनको 15% पर्क्स मिलते थे। जब 2017 में आइडिया पे स्केल लागू हुए, मैंने 2022 में भी कहा था, आज 2025 में भी कह रहा हूं, आज भी आपके पास मेरी उस वक्त की भी वीडियोस रहेंगी, आज की भी कोई वीडियो बनाता रहेगा। हम लोग ने तभी कहा था कि जब 2017 में जहां पर आइडिया पे स्केल के एम्प्लॉइज है, वहां की यूनियन ने आवाज उठाना चाहिए था कि ये आइडिया पे स्केल हमें मंजूर नहीं है, इस पे जो 15% पर्क्स हमें दिए वो हमें मंजूर नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त देवास की यूनियन हो, होशंगाबाद की यूनियन हो, नोएडा की यूनियन हो, उन्होंने एक शब्द भी इसके लिए नहीं कहा और वो 15% पर्क्स लागू हो गए। लेकिन सुपरवाइजर को 35% पर्क्स मिलते थे। सभी एम्प्लॉइज में एक गुस्से का वातावरण बन गया कि हम लोगों को भी 35% पर्क्स चाहिए, हम लोगों को भी इंसेंटिव स्कीम चाहिए। हम लोगों ने उस कमेटी में ये बात रखी। लेकिन जब जब हम लोग ने पर्क्स के बारे में विषय उठाया, जब जब ये मांग हम लोगों ने डिमांड रखी, तब एक ही बात हमारे सामने रखी जाती थी कि अभी वेजेस में अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं
तो आने वाले 2026 या 2027 में जो आईडी पे स्केल में बदलाव होगा उसी वक्त आप कर पाएंगे। इन बिटवीन आपको करने का हम लोगों को भी अधिकार नहीं है और डीपी को भी नहीं। फिर हम लोगों ने देखा कि उस एम्प्लॉय का फाइनेंशियल नुकसान नहीं हो, उसका फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं हो, तो उसको इंसेंटिव स्कीम का पार्ट बनाया और उसको 50% इंसेंटिव स्कीम जो 17.5% चालू करवाने का काम किया है, वो भी आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने किया। साथियों, आपके यहाँ पर इंक फैक्ट्री थी, इंक फैक्ट्री के लोग इतने परेशान थे, उनकी कब कौन से सेक्शन में ट्रांसफर, उनको इंसेंटिव नहीं होने के कारण कभी भी सुबह को एक मैसेज दिया जाता था कि आप लोग आज वर्कशॉप में काम करेंगे, टेक्निकल में करेंगे, कंट्रोल में करेंगे। वो बेचारे बे इंसेंटिव मिलने के इसके चक्कर में अपना सेक्शन छोड़कर दूसरे सेक्शंस में जाते थे। लेकिन हम लोग जब आप लोगों ने हमको काम करने का मौका दिया, इतने साल से जो पेंडिंग इशू था, जो प्रलंबित इशू था, वो इन फैक्ट्री की इंसेंटिव स्कीम बनाने का भी काम आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने किया। साथियों, आपके यहाँ पर मेडिकल के काफी इश्यूज थे, लिमिटेड हॉस्पिटल्स थे, बीएनपी का जो हॉस्पिटल था उसमें सही तरीके की फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं थी, बहुत सारी परेशानियां आती थी। आज बहुत सारे नए हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हो चुके, बहुत अपना हॉस्पिटल का भी सुधार वहां पर करवाया गया है, मेडिकल की भी अच्छी सुविधा आज हमारे एम्प्लॉइज को दिए जाने का काम जाहिद भाई के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ है। साथियों, जो बातें हम लोग ने कही थी, बातें तो बहुत है। मैंने इनका जो पैम्पलेट जो आपको दिया गया है, काम जो इन्होंने किए उसकी जो एक पत्रिका इन्होंने बनाई है जो आपको बांटी गई है, उसपे इन्होंने सामने का वो जो कर्तव्य पद है, वहां पर स्वास्थ्य पद है, अंदर कैंटीन हो, टॉयलेट्स हो, यहाँ पर जितना भी कुछ कार्य इनके हाथों में से हुआ है वो आपको पता है, मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो कॉमन इश्यूज थे, जो 2012 की वक्त सत्ता देते वक्त आप लोगों ने हम पे भरोसा किया था, वो सब कार्य पूरे करने का काम हम लोगों ने किया है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आके आपके साथ आंख से आंख मिलाकर बात जो कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि हम लोग ने जो बोला था वो करके दिखाने का काम यहाँ पर किया गया। इसके साथियों, 2022 में आप लोगों ने हमको चुन के दिया। अभी जाहिद भाई ने बताया कि यहाँ पर मैं नहीं आना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, सही बात। ये जो एचएमएस की यूनियन हर यूनिट में जो जानबूझकर खड़ी की जा रही है, उसके पीछे का कारण यही है कि हमारे केंद्रीय स्तर के नेतृत्व में दबाव लाना और मैं इस फेडरेशन से बाजू में हो जाऊं, इस फेडरेशन की ताकत कमजोर हो जाए और एचएमएस के दबाव में इंटक और एचएमएस का जो फेडरेशन बना है वो टूट जाए। ये फेडरेशन जब बना था, जब चंद्रमौली जी थे, हमारे करेंसी नोट प्रेस, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के कुछ पुराने साथी थे, तब से बना है। आज 20 साल हो गए इस फेडरेशन को बनते हुए। जिन्होंने यहाँ पर एचएमएस खोली है उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है। मैंने मेरे केंद्रीय नेतृत्व को बताया कि जो यहाँ की एचएमएस की कमान संभाल रहे हैं, उनको होशंगाबाद में, आप कोई भी होशंगाबाद के पुराने साथियों से पूछिए कि उनका देवास से होशंगाबाद ट्रांसफर क्यों हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, उसमें हमारा योगदान कितना है, उस वक्त उनका परिवार, उनको बचाने का काम किसने किया है। आज वही लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ना आए, एचएमएस की और इंटेक का जो फेडरेशन बना है वो कमजोर हो। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का अलग अलग गलत जानकारियां दे रहे। लेकिन साथियों, अगर मैं आज यहाँ पर नहीं आता, अगर मैं यहाँ पर आपको संबोधित नहीं करता, तो यहाँ पर जाहिद पठान और उनकी टीम कमजोर तो होती थी, लेकिन जो फेडरेशन की नींव हम लोगों ने रखी है, 3 बार हम लोगों ने ईपीएफ का चुनाव लड़ा है और तीनों बार इस 9 यूनिट ने हम लोगों के ऊपर जो भरोसा जताया है, आज वो टूट जाता था। वो भरोसा बरकरार रखने के लिए, आपका विश्वास बरकरार रखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, क्योंकि इंटक और एचएमएस सिर्फ
एसपीएम सेल पे एक मंच पर नहीं है तो केंद्रीय स्तर पर भी है। कल हमारे बारे में कहा गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कोई नॉमिनेटेड जनरल सेक्रेटरी नहीं हूं कि किसी ने मेरे को नॉमिनेट करके जनरल सेक्रेटरी बनाया। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस मजदूर संघ जो हमारी संगठन है, जिसका एफिलिएशन एचएमएस के साथ है, हर 3 साल में चुनाव होता है। पिछले 5 चुनाव में, पिछले 15 साल से 5 चुनाव में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस के एम्प्लॉइज ने मुझे चुन के देने का काम सीक्रेट बैलेट के माध्यम से किया। इसलिए मैं किसी की मेहरबानी से जनरल सेक्रेटरी नहीं बना हूं, किसी के आगे पीछे कर जनरल सेक्रेटरी नहीं बना हूं। तो मुझे एचएमएस से जनरल सेक्रेटरी पद से निकलना और ये करना, जो हमारे लिए हमारी बहन चंपा वर्मा जी जो बात करके गई, उनके हाथ में भी नहीं है। क्योंकि साथियों, हम लोग जो काम करते हैं वर्करों के हित का करते हैं। मैं खुद इस एसपीएम सेल का एक एम्प्लॉय हूं। मुझे आपके दुख दर्द ज्यादा मालूम है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन से व्यक्ति का व्यक्तिमत्व क्या है, व्यक्तित्व क्या है, हमें पता है। आज जो लोग यहाँ पर अलग अलग एचएमएस और बीएमएस करके लड़ रहे हैं, पिछले 2022 में ये सब लोग मिलकर हमारे साथ लड़े थे। ये सब कभी एक साथ बीएमएस में काम करते थे। तो साथियों, राजनीति एक अलग विषय है, राजनीति पर बात करना एक अलग विषय है। हम लोग जो यूनियन चला रहे हैं वो वर्करों के हित की है, इसमें यूनिटी जरूरी है। मुझे कल आपके गेस्ट हाउस में रहना नहीं है। आप लोगों को याद रहेगा, पिछले 3 साल मतलब 26 मई 2022 को जब मैं इधर आया था, उसके बाद 3 साल के बाद आज ही आया। ना मैंने आपके गेस्ट हाउस का कभी लाभ उठाया है, ना यहाँ के कुछ फैसिलिटी का लाभ उठाया है। बाकी जो नेता लोग आएंगे वो हर साल हर महीने आपको इस गेस्ट हाउस में पड़े हुए मिलेंगे। मेरे को आपका कोई लाभ नहीं चाहिए, कोई हित नहीं चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे कोई मेरे को मदद नहीं चाहिए, लेकिन जो यूनिटी चाहिए वो इसलिए जरूरी है। अगर नासिक में कुछ होता है, अगर देवास में कुछ होता है, तो हर जगह पे संघर्ष होना चाहिए, हर जगह पर लड़ाई के लिए कोई तैयार होना चाहिए। और वो लड़ाई करने का काम, वो संघर्ष करने का काम कोई कर सकता है तो वो एचएमएस और इंटक का फेडरेशन कर सकता है। ये आप बात याद रखिए, हम लोग ने करके दिखाया। ये सब जो काम किए, जो लोग कहते हैं कि दिल्ली से लेकर गली तक हमारी सत्ता है, वो भी नहीं कर पाए। 2014 से सत्ता इनके पास थी, 2022 तक भी केंद्र में सरकार थी, राज्य में भी थी और यहाँ पर भी थी। क्यों नहीं उस वक्त पे 15% के 35% पर्क्स दे पाए? क्यों उधर 125 रुपए का स्वीकार किया? क्यों नहीं फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से ओवर टाइम दे पाए? क्यों नहीं स्टाफ वालों को उन्होंने ओवर टाइम चालू करवाया, 35% पक्ष चालू करवाए? आज सत्ता पाने के लिए लालच सब लोगों को दे रहे हैं। लेकिन 2017 में जब ये पेश के लागू हुए थे, तब आप लोगों ने क्या किया, इसका जवाब पहले इन सब साथियों को दीजिए। साथियों, आपको भी दिमाग खुला रख के काम करना पड़ेगा। आप लोगों को वो कोई भड़का रहा है, कोई बहका रहा है, उसमें मत आइए। आप पढ़े लिखे साथी है, युवा साथी है। आज इस सोशल मीडिया के युग में, आज इस एंड्रॉइड के मोबाइल के युग में सब बातें आपके सामने। मैं यहाँ पर कुछ भी बोलूं, मैं यहाँ पर कुछ भी कह के जाऊं और आप मेरे ऊपर भरोसा कर दे, ये दौर अभी नहीं रहा। जो सच्चाई रहेगी, जो हकीकत रहेंगी, उसको आपको मानना पड़ेगा। और हकीकत यही है, आज जो 15% पर्क्स, जो 35% करने के लिए इन लोग बात कर रहे हैं, आज जो स्टाफ वालों के लिए और टाइम के लिए इन लोग बात कर रहे हैं, इसको गंवाने का काम 2017 में जब हुआ, एक शब्द भी इनके मुंह से निकला नहीं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और मैंने 2022 में भी कहा था, मैं आज यहाँ पर आने के बाद कुछ लोगों ने मेरे उस टाइम के वीडियो मुझे बताए, मैंने तभी भी कहा था कि 35% पर्क्स हो, 35% इंसेंटिव स्कीम रहो। आज जो आईडीए सीडीए कहा जाता है, 2026 के बाद इस एसपीएमसीएल में अगर आप लोगों ने हमारा ऊपर भरोसा रखा है, क्योंकि नासिक ने रखा है, 2028 तक मुझे जनरल सेक्रेटरी
बनाने का काम किया है। 2028 तक मैं नासिक में जनरल सेक्रेटरी हूँ और आप लोगों ने भी ताकत अगर जाहिद भाई और उनके टीम को दी तो आगे आने वाले 3 साल वो लोग भी काम करेंगे। तो मैं आपको आज ही कहता हूँ कि 2026 में जब पे नेगोशिएशन होगा, जो आज हम लोगों को हराने के पीछे पूरी मैनेजमेंट लगी हुई है, हम लोगों को हराने के पीछे पूरी टीम लगी हुई है, इसके पीछे का कारण यही है कि 2026 में जो वेज नेगोशिएशन होगा, अगर यही टीम रहेंगी, यही ताकत रहेंगी, यही यूनिटी रहेंगी तो मैनेजमेंट को झुकना पड़ेगा। और मैं आज आपको सबके सामने कहता हूं कि 2026 के बाद इस एसपीएम सेल में सब एक तो सीडीए में रहेंगे, ये तो हम लोग सब आपके साथ आईडी में रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अगर हमें 35% मिलेंगे आपको भी मिलेंगे, हमें 35% इंसेंटिव स्कीम मिलेंगी आपको भी मिलेंगी, हमें और टाइम स्टैगर जो सुविधा हमें मिलेंगी वही सुविधा आपको भी मिलेगी। क्योंकि हम लोगों के सामने अभी एक ही लक्ष्य है, 7वां वेतन आयोग, 7 पे कमीशन आपको मिलेगा ही नहीं। ये हर आदमी कहता था, हर अधिकारी कहता था आप मिला ही नहीं सकते, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से 7 पे कमीशन आप सबको लागू करवाने का काम किया। क्यों? वो हमारा दायित्व था। कल तक मुझे जिन्होंने चुन के दिया था वो मेरे पुराने साथी थे, जो हमारे भरोसे पे इस एसपीएम सेल में आए थे, जिन्होंने हमारे भरोसे पे इस कॉर्पोरेशन को ऑप्ट किया था, जो हमारे एनमास ट्रांसफर थे, जो हमारे पुराने साथी थे, हमें उनके लिए काम करना था, उनको अच्छी तरीके से रिटायर करना था। आज हमारी एक जवाबदारी खत्म हो गई है। 2026 तक मेरे पुराने साथी लगभग 90% रिटायर होकर चले जाएंगे और उसके बाद 2027 का जो युग रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये सब नौजवान साथियों का रहेगा। और मैं आज इसी मन से आपको फिर एक बार कहता हूँ, उस वक्त पे कोई दोहरी नीति नहीं रहेगी। रहेंगे तो आप लोग सब सीडीए में रहेंगे तो हम लोग सब मिलकर आईडीए में रहेंगे और किसी में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों को कोई कुछ भी बोले ये संभव नहीं है। हैदराबाद में चुनाव हुआ, उधर हारने की हमारी एक ही वजह है, उन साथियों को कहा गया आपको हम लोग ओवर टाइम लेके आएंगे, आपको हम 35% पर्स लेके आएंगे। हम लोगों ने कहा हम लोग ये झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वर्कर यूनियन हम चला रहे, ये बाहर विधायकी का चुनाव नहीं है कि आज मैंने कुछ बोल दिया और 5 साल के बाद ही आना है। मुझे रोज आपके गेट के अंदर एंट्री करनी है, आपको मुंह दिखाना है, आपको आपसे मुंह छुपाना नहीं, आपसे आंख मिलाकर आंख बात करनी है। इसलिए हम लोग ने हैदराबाद में झूठ बोला नहीं, हमें नतीजा भुगतना पड़ा। लेकिन कितने साल? 2 साल। लोगों को फिर समझ आएगा, फिर हैदराबाद मिंट हो या होशंगाबाद हो, फिर वहां के साथी 4-5 महीने में परेशान होके फिर एक बार कह रहे कि नहीं हम लोग की गलती हो गई, हम लोग झूठे आश्वासन में फंस गए, झूठे वादे हम लोग से किए गए, वो देखकर हम लोग पिघल गए और हम लोग ने हमारा कीमती वोट गलत लोगों को दे दिया। साथियों, 2026 में सीडीए वाले और 2027 में आईडीए वालों का जो भी कुछ पे नेगोशिएशन होगा वो तभी होगा। मेरे जो ऑफिस स्टाफ के साथी है, नासिक में हम लोगों ने अभी जो इंसेंटिव एग्रीमेंट बनवाया उसमें 8 घंटे का उनको 15% का इंसेंटिव चालू करवाया। उनको भी लगता है कि मुझे 35% पर्स चाहिए, 35% पर्स हो, 35% इंसेंटिव हो, ओवर टाइम हो, ये सब जो कुछ हमारी सर्विस कंडीशन है ये सब एक जैसे करने का काम 2026 और 2027 में होने वाला है। आप हम पे विश्वास रखें। लेकिन कोई आपको कह देगा कि कल मैं करूंगा, वो झूठा वादा मैं नहीं कर सकता, वो झूठी बात मैं आपके सामने नहीं रख सकता, क्योंकि मैं यहां से चले जाता हूं। मैं अभी जाहिद पठान का भाषण सुन रहा था, जाहिद पठान ने जो काम किए वो गिनवाने के बजाय वो विरोधक जो बोल रहे थे या ऑपोजिशन जो वो बोल रही थी उसको काउंटर कर रहे थे। कभी भी जीवन में कीचड़ में पत्थर मत फेंकिए। आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे, कीचड़ आप पे उछलने वाला है। इन लोगों को काम नहीं करना था। हम लोग ने जो किया है वर्कर के सामने रखो, सच्चाई वर्कर को बताओ। कोई झूठा बोल के बेला फुसला कर हमें किसका वोट नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, ये बाहर की राजनीति नहीं है। हम लोग ट्रेड यूनियन चला रहे और ट्रेड यूनियन मूवमेंट में साथियों ये मैनेजमेंट का प्रेशर भी कितना रहता है आपको क्या बताएं। आज हम लोगों के कंप्यूटर में BRBNL के प्रेसेस है, उनके पास हमसे ज्यादा मशीन लाइन्स है।
उनके पास हमसे ज्यादा काम करने की क्षमता है, 3 शिफ्ट में वहां पर काम चलता है। लेकिन हमारा जो इंडियन है 40% जो आता है उसको भी हमको देखना है। सिर्फ मैनेजमेंट से संघर्ष करते वक्त अगर हम लोगों ने कोई चीज को अगर हम लोग ज्यादा खींचते, रबर को जब हम ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग मैनेजमेंट के साथ ज्यादा तनाव पैदा कर देंगे, कारखाना बंद कर देंगे, मारपीट पे उतर आएंगे, परेशानियां खड़ी करेंगे, तो मैनेजमेंट हमारे लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढेंगी और वो रास्ता है BRBNL के प्रेसेस। तो हम लोगों को कभी कभी चीजें इतनी खींचनी पड़ती है जिसमें एम्प्लॉय का भी हित हो और जो मेरी रोजी रोटी है, जिससे मेरा घर चलता है, जिसके मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती है, जिसके वजह से मैं आज सुखी हूँ, उस रोजी रोटी को बचाने का काम भी हमें करना पड़ता है। क्योंकि अधिकारी जो यहाँ पर आते हैं 2-2, 3-3 साल में चले जाएंगे साथियों, आपके आगे 25-25, 30-30 साल की नौकरी है। आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को यहाँ से रिटायर होना है। ये फैक्ट्री चलनी चाहिए। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, आरोप करेगा, प्रत्यारोप करेगा, कभी जीवन में आपको भगवान माफ नहीं करेगा। इसलिए हमारा पहला दायित्व है कि हम लोग यहाँ पर सच्चाई आपके सामने। साथियों, हम लोगों ने नए बच्चों के लिए NPS की जो न्यू पेंशन स्कीम है के बीच का फर्क मालूम नहीं है। NPS में जो मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन था वो जाता नहीं है। मेरे नए साथियों से रिक्वेस्ट है, आप यूनियन पे ये दबाव बनाइए, आपके हित लाभ फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ साथ आपके रिटायरमेंट की सुरक्षा क्या होनी चाहिए उस पर भी ध्यान रखिए। आज हम लोगों ने 2014 के बाद EPF में पेंशन बंद कर दी है। 2017 के बाद EPF में अब पेंशन आपको मिलेंगी नहीं, तो फिर आपको कौन सी पेंशन मिलेगी? तो न्यू पेंशन स्कीम जो प्रलंबित थी, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे नासिक में हाईडे पे स्केल की रिक्रूटमेंट हुई, हम लोग ने आवाज उठाया और मुझे कहते हुए गर्व होता है, लास्ट बोर्ड मीटिंग जो नासिक में हुई, सभी नए साथियों को न्यू पेंशन स्कीम वहां पर मंजूर की गई है। ये आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ न्यू पेंशन स्कीम मंजूर नहीं हुई है, उसमें मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन भी रहने वाला है। उसके बाद गवर्नमेंट ने UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करवाई है। अब कौन सा ऑप्शन लेना है, क्या करना है? अब 8 दिन के बाद हमारी एपेक्स कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें हम लोग सब एम्प्लॉइज के सामने ऑप्शन रखेंगे। आपको NPS लेनी है, UPS लेनी है, वो आपका दायित्व रहेगा, लेकिन उसमें आपके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ मैनेजमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये काम करवाने का काम हम लोगों ने यहाँ पर किया। आज तक किसने क्यों ध्यान नहीं दिया? जो बड़ी बड़ी बातें करते, जो झूठ फैलाने का काम करते, कभी उनके मुंह से NPS और UPS सुनिए। अगर उनको उसका फुल फॉर्म भी पूछेंगे तो पता नहीं रहेगा। इसी परिस्थिति आजकल नेता भी ऐसे तैयार हो रहे हैं जिनको फैक्ट्री एक्ट मालूम नहीं है, जिनको इंडस्ट्रियल रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम नहीं है, जिनको पेंशन के होने वाले बदलाव मालूम नहीं है, जो श्रम कानून में बदलाव हो रहे उनकी कोई जानकारी नहीं। ऐसे लोग भी आज नेता बन रहे हैं। ये ट्रेड यूनियन का दुर्भाग्य है। तो साथियों, ये NPS की स्कीम हम लोग ने यहाँ पर चालू करवाने का काम किया। साथ ही मेडिकल का खर्चा आप देख रहे हो दिन भर दिन बढ़ रहा है। आज हमारे खून पसीने की कमाई से जो प्रॉफिट होता है वो एक तो गवर्नमेंट शेयर बायबैक के नाम पे, डिविडेंड के नाम पे और टैक्स के नाम पे वापस ले लेती है। हम लोगों ने मैनेजमेंट से कहा है कि हमारा एक मेडिकल ट्रस्ट बनाया जाए जिसमें 2-5 हजार करोड़ का प्राविधान किया जाए, ताकि मेरा कोई भी एम्प्लॉय रिटायर होने तक उसकी जो मेडिकल की सुविधा है, उसके परिवार की जो मेडिकल की सुविधा है वो बरकरार रहे। इसलिए मेडिकल ट्रस्ट बनवाने का काम भी आपके आशीर्वाद से हम लोग कर रहे हैं। साथियों, नासिक के इंसेंटिव को लेकर भी यहाँ पर काफी बातें हुई। हमारा इंसेंटिव पे का कागज लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमते हैं, ऐसा हम लोग ने भी सुना है। नासिक की जो परिस्थिति है, जो नई मशीन लगने के बाद कैपेसिटी हुई है, उससे कोई भाग नहीं सकता है। हम लोग ने वो कैपेसिटी को मान लिया, लेकिन वो कैपेसिटी को चलाने के लिए आदमी कितने चाहिए वो भी हम लोग ने लिखवाया है। अगर मैन पावर कम है तो बेस कम हो जाएगा। मैन पावर आपने पूरी दी तो हम लोग उतना प्रोडक्शन देंगे, लेकिन आज मैन पावर नहीं होने के कारण हम लोग उतने बेस तक पहुंच ही नहीं पाते, तो बेस कम हो जाएगा। साथ ही कभी पेपर नहीं है, कभी मशीन बंद है,
ये नई मशीन आई है, 2-2, 3-3 महीने बंद रहती है, इसमें मेरे वर्कर की क्या गलती है? तो हम लोग ने वो भी प्राविधान करके रखा है कि अगर मशीन बंद रहे, पेपर नहीं मिले, इंक नहीं मिले, तो हम लोगों को उसका वेटेज देना चाहिए, उस महीने के लिए उसको माइनस कर देना चाहिए। यही महीने का उदाहरण मैं आपको देता हूँ साथियों, नासिक का। नासिक में पेपर नहीं था, नासिक में एक मशीन 1-2 महीने से बंद पड़ी हुई है। हमारा प्रोडक्शन अगर इंसेंटिव चाहिए था तो 500 मिलियन चाहिए था, हमारा बन रहा कितना है? 440। फिर भी हमको 35% इंसेंटिव स्कीम मिल रही है। कैसे मिल रही है? उसी एग्रीमेंट के तहत मिल रही है जिसमें हमने प्राविधान किया था, अगर पेपर और मशीन बंद रहेंगी तो मुझे 35% इंसेंटिव देने का काम आपको करना पड़ेगा, इसलिए मिल रही है। मतलब हम लोगों को इतने, आज मुझे वर्कर ने सीक्रेट बैलेट से चुन के देते हुए आज 20-25 साल हो गए। 20 साल से मैं वर्क्स कमेटी, वेलफेयर फंड कमेटी, यूनियन में काम कर रहा हूं। 200 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट वाली संस्था का मैं वाइस चेयरमैन। 20 लाख लोन हम लोग पर एम्प्लॉय को वहां पर देते हैं, ऐसी हमारी कोऑपरेटिव बैंक है, उसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ, चेयरमैन रह चुका हूँ। तो हम लोगों को इंसेंटिव एग्रीमेंट कैसा बनाना चाहिए, उस पर क्या प्राविधान होने चाहिए, समझता नहीं है। और जाहिद भाई, आप लोगों को जो लोग परेशान कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नासिक के जैसे अगर कैपेसिटी कर दी, नासिक के जैसे, आप लोगों ने अगर नासिक के जैसे भी मैन पावर के साथ अगर लिंक भी इंसेंटिव स्कीम कर दी, तो आज आपने अभी कहा कि 655 लोग हैं, आज 655, उसमें से कुछ आपके कंसल्टेंट हैं, या जो 600 कितने 675 अगर इंटू 6 भी कर देंगे तो आप 3400-3500 के ऊपर आपका बेस नहीं जाएगा। तो डरने की बात नहीं है। अगर आपको 1000 लोग देंगे तब आपको 5000 काम करना है, तो 1000 लोगों का रिक्रूटमेंट तो करो, 1000 लोग को तो तब देखेंगे। लेकिन मैनेजमेंट को भी पता है साथियों, एक मैनेजमेंट के साथ हमारा समझौता क्या रहता है? डिजिटलाइजेशन हो चुका है, पेपर करेंसी की खपत कम हो रही है। अगर वो रिक्रूटमेंट करती है तो उस आदमी को उसको 35 साल संभालना है, लेकिन अगर वो हमें ओवर टाइम देती है, इंसेंटिव देती है, तो हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रही है, मेहरबानी नहीं कर रही है। एक पॉलिसी है, कम आदमी में अगर आपको ज्यादा काम चाहिए तो उसके श्रम का दान आपको देना पड़ेगा। फिर जो हम श्रम कर रहे हैं, अगर हमें स्टैगर दिया जाता है तो हमारा श्रम है, हमें ओवर टाइम दिया जाता है तो हमारा श्रम है, हमें इंसेंटिव दी जाती है तो हमारा श्रम है, हमें टारगेट दिया जाता है तो हमारा श्रम है। और साथियों, ये बात तो बहुत सही है कि नासिक में स्पॉइल परसेंटेज का पेमेंट जब मिला तो यहाँ पर नासिक के यूनियन के भी गुणगान लोगों ने गा दिया। लेकिन आने वाले इंसेंटिव स्कीम में देवास में भी स्पॉइल परसेंटेज का प्राविधान करने का काम जाहिद भाई के नेतृत्व में होने वाला है। तो साथियों, डरने की कोई बात नहीं है, झूठे इनके बहकावे में मत आइए। आप लोग सब युवा साथी है, आप सब चीज समझते, भली भांति जानते हैं, इसलिए हमारा यही कहना है कि साथियों, हम लोग वर्कर की हर एक हित का ध्यान रखते हैं। आज जो अनुकंपा तत्वों पर जो 20 से 25 साथी यहाँ पर नौकरी में नियुक्त हुए, उसकी शुरुआत किसने की? नासिक से इसकी शुरुआत हुई थी। आज कम से कम 25 से 30 लोगों को अनुकंपा के तौर पर यहाँ पर नौकरी लगने का काम यहाँ पर हुआ है। नहीं तो पहले क्या होता था साथियों, 2-5 लाख रुपए देके उसको विदा कर दिया जाता था, उसके परिवार को उतना पैसा देके, वो लाख रुपए हो, 50,000 हो, 2 लाख रुपए हो, उसे कोई नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन जब हम लोगों ने काम करने को शुरुआत की, आज उसके बदौलत आज अनुकंपा के तौर पर नियुक्ति यहाँ पर हुई है। आज 25 लोगों को नौकरी लगना, जो साथी अपने में से चले गए उनके परिवार को स्थिर करने का काम HMS और इंटक के फेडरेशन ने किया है साथी। तो साथियों, वो कंप्रेशन अपॉइंटमेंट का काम हो, प्रमोशन पॉलिसी का काम हो, मेडिकल पॉलिसी का काम हो, ये सब काम हम लोगों ने किया। हम लोगों को यहाँ पर लोगों को बोला जाता है कि आपका ट्रांसफर करने के लिए इन्होंने कहा था, ये बात एकदम सही है। हमारे महाराष्ट्र के भी बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर है, अभी आपके मध्य प्रदेश के भी साथी हमारे यहाँ पर नियुक्त हुए, लेकिन जो साथी हमारे इधर नियुक्त हुए उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म होना चाहिए। बहुत सारी रिक्रूटमेंट में गड़बड़ियां पा गई है, उसकी बड़े हाई लेवल पर इंक्वायरी चल रही है।
तो अभी तक प्रमोशन पीरियड उनका जो कंप्लीट होना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है प्रोविजन सर्टिफिकेट। लेकिन हम लोगों ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए बात की है। क्यों ट्रांसफर पॉलिसी के लिए बात की है? क्योंकि चूज एंड पिक वाला सिस्टम बंद हो जाए। मेरे को ये आदमी अच्छा लगता है तो मैं इसका ट्रांसफर करूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता मैं उसका नहीं करूं। ये मेरे से अच्छा इसका करूं, ये मेरे से बुरा इसका नहीं करूं। कोई एक कागज चाहिए, कोई एक नियम चाहिए। साथियों, जो अब हमारी आखिरी मीटिंग हुई उसमें आपके सीएम भी वहां पर उपस्थित थे। उधर हम लोगों ने ये बात रखी है और जल्द से जल्द एसपीएमसीएल में इंटर ट्रांसफर की एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का काम भी यहाँ पर होने वाला है। और उसमें यहाँ के साथी वहाँ के साथी यहाँ आ जा सकते हैं। SC ST के रोस्टर हो, उनका पे पॉकेट का भुगतान हो। अगर कोई W4 से यहाँ से वहां पर आता है तो क्या उसको W1 बना दिया जाए? उसको प्रे प्रोटेक्शन नहीं मिले, वहां पर उसको W4 में सेट करना। वहां तक अगर उसने रोस्टर पॉइंट लिए, उस रोस्टर को कैसे सेव करना, ये सब बातें उस ट्रांसफर पॉलिसी में आने वाली है। और मैं जल्द से जल्द उस ट्रांसफर पॉलिसी के लिए इसलिए हम लोग भी आग्रही है क्योंकि 2026 में अक्टूबर या नवंबर में शायद यही मंच रहेगा। आप लोग ही मुझे सुनते रहेंगे क्योंकि उस वक्त फ्री पीएफ का इलेक्शन रहेगा और तब तक आपकी ट्रांसफर पॉलिसी बन चुकी होगी और बहुत सारे लोग नासिक में और बहुत सारे नासिक के लोग यहाँ पर आए भी रहेंगे। तो झूठ बोलना इसके पीछे का कोई हमारा मकसद नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। यहाँ पर लोगों के पास जादू की छड़ी है, वैसे हमारे पास नहीं है। मैनेजमेंट सिर्फ बैठी नहीं हुई कि जाओ हम लोग डिमांड करें वो साइन करके भेज दे। हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, हर फोरम पे उस बात को लेके जाना पड़ रहा है। लास्ट टाइम दिवाली 8 दिन पे रह गई थी और CMD साहब ने डिसीजन ले लिया कि आपको बोनस का भुगतान नहीं करेंगे। हमारे विरोधियों के मन में लड्डू फूट रहे थे, अरे बोनस नहीं मिलेगा तो लोगों को बहुत परेशानी होगी, लोग इन पे गुस्सा हो गए, बहुत सारी अफवाहें उड़ने लगी, बहुत सारे ख्याली पुलाव पकने लगे। लेकिन हम लोगों ने कहा आप भुगतान कर दीजिए, हमारे से अंडरटेकिंग लीजिए, हम बोनस को पात्र है या नहीं है, आप बोनस देने के लिए अथॉरिटी है कि नहीं है। अगर इशू यही है तो हम लोग मिनिस्ट्री तक लड़ेंगे। साथियों, पिछले 1 महीने पहले हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से लिखवा के लिया है कि हमें बोनस देने का अधिकार हमारे बोर्ड को है, हमारे CMD को है। अब वो मिनिस्ट्री फाइनेंस में आ गया है, मिनिस्ट्री फाइनेंस से हमारी एसपीएमसीएल में आएगा। और जो बोनस 16,000 रुपए हम लोगों ने कितने से चालू करवाया था, 3,500 से, जो आज 16,000 रुपए मिल रहा है, आने वाले दिवाली में भी बिना अंडरटेकिंग के आपको बोनस देने का काम ये फेडरेशन करने वाला है। तो साथियों, ये लड़ने से होता है, भागने से नहीं होगा, सरेंडर होने से नहीं होगा। और हमारे खून में लड़ना लिखा है। आज मुझे भी पता है, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे राष्ट्रीय HMS के अध्यक्ष हो, मेरे यूनियन के अध्यक्ष हो, मेरे से नाराज रहेंगे कि एक बाजू में HMS वहां पर यूनियन चुनाव लड़ रही थी। लेकिन मैंने उनको समझाया, जो मेरा साथी वहां पर HMS में है, आप नए लोग हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। कभी होशंगाबाद वालों से पूछो, जो करामती हमारा नाम लेके उसको बड़ा मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो यहाँ का नेता है चंद्रमौली साहब, उसका अगला पिछला पूरा हिसाब बताएंगे। बहुत साथियों, हम लोगों ने इनके सबके साथ काम किया है। इनको सबको CM के पैर पड़ते हुए भी हम लोग ने देखा है, CMD के तलवे चाटते हुए भी हमने देखा है। हम लोग शान से खड़े रहकर काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। यहाँ पर खड़े रहकर CMD के अगेंस्ट बात करने की ताकत हम में कब है? क्योंकि हम लोग उनके आगे झुके नहीं है। हम लोग सिर्फ झुकते तो आपके सामने झुकते, उनके सामने कभी नहीं। वर्कर के सामने हम लोग क्यों विनती करते, क्यों रिक्वेस्ट करते? हमको मालूम है कि युवा साथियों को जल्दी परेशान करके, बेला फुसलाकर, झूठी बातें उनको बताकर आपको ये देंगे। अभी स्टाफ वाले जो हमारे साथी है, अगर वो भी 6 बजे शायद उनकी छुट्टी होती है, तो अगर वो भी आएंगे तो उनको भी बता देना कि
आप लोग नासिक में स्टाफ यूनियन में चेंज हुआ, पहला एग्रीमेंट बना, उसमें शुरुआत की गई, आज आपको इंसेंटिव का पार्ट बना है। आगे आने वाले टाइम में अगर आपको 35% इंसेंटिव मिल गई तो सोचो कितना अच्छा होगा। किधर ना किधर शुरुआत तो करना जरूरी है। जो चीजें बंद पड़ी हुई है उसको बातचीत के माध्यम से सुलझाने का काम हम लोग कर रहे हैं, और यकीन के साथ कह रहे हैं कि 2027 में जो वेज नेगोशिएशन हो गए, जो आईडे हो या सीडे हो, हम लोग सब एक ही नाव में रहेंगे। आज जो दो नाव में हम लोग सफर कर रहे हैं वो दो नाव एक कर एक ही नाव में रहेंगे। जो हमें मिलेगा वही आपको मिलेगा, जो आपको मिलेगा वही हमें मिलेगा। ये प्रोविजन हम लोग वहां पर करने वाले हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। उस स्टाफ के साथियों को भी आप कह दो, साथियों बहुत सारी बातें आप लोगों ने हमको ईपीएफ में चुन के दिया है। हमारे भुवन साहू, बीच में आपके इधर तो एक नया कौन सा डुप्लीकेट चैनल भी चलता है, उसमें लिख के आ गया कि भुवन साहू सबसे 1000-1500 रुपए लेता है। चलो हमारे इधर तो लोग हमको पूछने कह रहे हो तो आपने चुन के दिया, एक नंबर से चुन के क्या कर रहा है वहां पर। मैंने भी इधर भैया ये क्या न्यूज आ गई, ऐसे फेक चैनल भी आपके इधर है। लेकिन आप देखेंगे जब से भुवन साहू चुन के आए तो आज तक, मतलब अभी गवर्नमेंट ने 8.25 ईपीएफ की इंटरेस्ट रेट जारी कर दी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एसपीएम सेल के सभी साथियों को 9% इंटरेस्ट रेट देने का काम वहां पर होगा। यहाँ पर कंबाइंड पेंशन के मेरे साथी रहेंगे पुराने, अभी पुराने साथी हमारे कम बचे हुए, लेकिन कोई कंबाइंड पेंशन में रह गए। उस ट्रस्ट में कम से कम 1600 करोड़ रुपए डालकर उस ट्रस्ट को इतना सक्षम कर दिया, इतना मजबूत कर दिया है कि आपके रिटायरमेंट तक आपको पेंशन मिलने का प्राविधान उस कंबाइंड पेंशन में करने का काम हम लोगों ने किया 2080 तक। तो साथियों, काम करने में हम लोग पीछे नहीं, हम लोगों ने जितने कार्य किए वो सब आपके सामने है। आज भी बताइए 4200 ग्रेड पे में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का आदमी वहां तक जाता है कैरियर प्रोग्रेशन में? हम लोग ने किया है। इतनी अच्छी प्रमोशन पॉलिसी कहीं नहीं है। लीव एनकेजमेंट पॉलिसी हो, ये सब लोग हमारे ये सब पॉलिसीज बनाने का काम आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने किया है। तो साथियों, बोलने जैसा बहुत कुछ है। हम लोगों के सामने दो चीजें रहती है हमेशा, एक तो रहती है वर्कर का हित और दूसरा रहता है फैक्ट्री का हित। आपका 8 घंटे की ड्यूटी, 9वें घंटे का स्टैगर, 10वें घंटे का ओवर टाइम। आप लोग बोलेंगे अभी पहले 8 घंटे और 9वां घंटा ओवर टाइम बोलते थे, लेकिन इसके आगे आपकी व्याख्या बदल दो। 8 घंटे और 9वें घंटे का स्टैगर, ये सोलेमन जी यहाँ पर बैठे, जब उन्होंने इंसेंटिव रिवाइजन के लिए भेजी, कॉर्पोरेट ऑफिस से लेटर आया, अगर आपको स्टैगर करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, लेकिन आपको एक नया पैसा भी स्टैगर का नहीं देंगे। कॉर्पोरेट ऑफिस ने लेटर भेज दिया। उसके बाद बारी आई नासिक के एग्रीमेंट की। हम लोगों ने कहा अगर आपको स्टैगर का काम नहीं करना है तो हम लोग भी रेडी है, आपको हमें पैसा नहीं देना है हम भी रेडी है। लेकिन जो फॉरेनर जो यहाँ पर एफईटी देने के लिए आए थे, मशीन जब यहाँ पर लगाई और 1 महीने की जो एफईटी यहाँ पर उन्होंने की है, उसके लिए आपने रेड कारपेट बिछाकर उसको स्टैगर के साथ 120 रिम करने का जो काम किया है, उसको फिर उस बेस को कम कर दीजिए, उसको वापस बुलाइए, उस फॉरेनर की टीम को वापस बुलाइए, मशीन चालू करवाइए, 1 घंटे का लंच करवाइए, फिर चालू करवाइए, और 8 घंटे में मुझे उतना प्रोडक्शन निकाल के दिखाइए और उस प्रोडक्शन का बेस मुझे बोलिए तो मैं रेडी हूं। आप समझे साथियों, फॉरेनर ने जब यहाँ पर कट पैक मशीन हो, आपकी नंबरिंग मशीन हो, साइमल्टन हो, इंटेग्लो हो, आप में से किसी ने जब फॉरेनर वहां पर एफईटी कर रहे थे, किसने काम किया है क्या उस मशीन पर? आपने किया रहेगा। आप देखेंगे फॉरेनर कभी कंटिन्यूस मशीन चलाते थे, मतलब फॉरेनर को एक रूल और मेरा जो श्रमिक है, मेरा जो कामगार है, उसके लिए अलग रूल चलेगा क्या? बुलाओ वापस फॉरेनर को, दिखाओ चला कि हमको लंच लेके मशीन,
और करो हमारे साथ एग्रीमेंट, हम लोग रेडी है। वो हिल गए, परेशान हो गए, जीत अपनी हुई और स्टैगर का जो पैसा एसपीपी को ऑर्डर निकाला था नहीं देंगे करके, उनको भी देने का ऑर्डर निकाला और नासिक में आईएसपी और सीएनपी को भी स्टैगर का जो भुगतान हो रहा वो बरकरार रखने का काम हम लोग ने किया। ये टेक्निकल पॉइंट पे लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। आज मशीन एक एक महीना बंद हो जाती है, आपके यहाँ पे कट पैक मशीन हो, उसकी काउंटिंग मशीन नहीं चलती है, साइमल्टेनियस मशीन में बार बार प्रॉब्लम आ रहे हैं। हम लोगों ने लेटर लिखा मैनेजमेंट, अगर हमसे एग्रीमेंट करना है प्राविधान करो। ये मशीन अगर एक महीना बंद रह जाएंगी, इस मशीन का प्रोडक्शन उस बेस से माइनस करने का काम करना पड़ेगा और आप सबके आशीर्वाद से वैसा क्लॉज हम लोगों ने इंसेंटिव एग्रीमेंट में लिखवाने का काम वहां पर किया। साथियों, हम लोग कुछ भी मतलब आपने सिर्फ हमको चुन के दिया तो वो नहीं, कोई एक कहावत है, बंदर के हाथ में क्या है, आपके इधर क्या बोलते हैं, तो ऐसे लेके सिर्फ भागना नहीं है, थोड़ा बुद्धि चाहिए। सिर्फ यहाँ से मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, जोर जोर से गाली दूं, दो चार शेर बोल दूं, आप ताली बजा दे, वाह वाह कर दे, उससे आपको खाना मिलने वाला है क्या? भाई आपके पास बुद्धि भी होनी चाहिए। और आज की यूनियन चलाने में सबसे अगर कुछ सबसे बड़ी जरूरत है तो है एक तो बुद्धि की और एक तो है यूनिटी की, और उस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूं। कोई कुछ भी बोले, एचएमएस के जो हमारे यहाँ के साथी रहेंगे, यूनियन रहेंगी, हमारी उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप अगर बीएमएस की बी टीम करके काम करने वाले रहेंगे तो हमारे लिए दुविधा है। अगर आपको लड़ना था चुनाव 3 साल से तैयारी करो, 2 साल पहले तैयारी करो, मुझे बुलाओ, मुझे यहाँ पर मंच पे भाषण करने का मौका दो, तो मैं आज जाहिद के खिलाफ यहाँ पर भाषण देने आता था। लेकिन लड़ने के लिए मैं जाहिद का इस्तेमाल करूं, संघर्ष के करने के लिए मैं जाहिद को आगे करूं, उसके कंधे पे बंदूक रखूं, और इलेक्शन के टाइम पे जैसे तुम होशंगाबाद से भगोड़ा करके यहाँ पे आए, वैसे मैं भगोड़ा होकर नासिक में रुक जाऊं, ये काफी नीति है। ये नीति गलत है साथियों। हमारे कोई दुश्मन नहीं है, बीएमएस के साथी भी हमारे दुश्मन नहीं है। एग्रीमेंट होगा तो वर्कर का हो, उसमें एचएमएस बीएमएस इन तक नहीं होगा। फायदा होगा, नुकसान होगा, सबके लिए होगा। हम सबसे पहले एक कामगार, हमारी व्याख्या क्या है? ना जात ना पात ना धर्म, ना जात ना पात ना धर्म, ना कोई राज्य ना कोई प्रांत, हम लोग सब एक होकर क्या है? सिर्फ वर्कर है। इसलिए हमारी ताकत है। अगर आप जात पात की राजनीति करेंगे, आप प्रांतवाद करेंगे, आप क्षेत्रवाद करेंगे, तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। ये मैनेजमेंट यही चाहती है। अंग्रेजों की नीति वही थी। इतने साल हमारे पे राज क्यों किया? अगर हम लोग हमारी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? अंग्रेजों ने राज कैसे किया? तोड़ो फोड़ो और अपना राज करो। मैनेजमेंट भी यही चाहती है। यहाँ पर और 10 यूनियन बने, यहाँ पर और 10 एसोसिएशन बने, यहाँ पर और 10 चीजें हो। क्यों? क्योंकि जितने ये बटेंगे, जितने ये बटेंगे कटेंगे। बराबर है कि नहीं? जितने आप लोगों को बांटा जाएगा छोटे छोटे ग्रुप में, कल सीटू की यूनियन खुल जाएंगी, कल हाईटेक की यूनियन खुल जाएंगी, और 4 एसोसिएशन हो गए। कल बंगाल वाला अपना झंडा लगाएगा, कल हैदराबाद वाला अपना झंडा लगाएगा, कल यूपी वाला लगाएगा, परसों बिहार वाला लगाएगा। भाई टूटो, और जितना टूटना है टूटो। मैनेजमेंट को तो खुश है। अगर आज जाहिद को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, आज आपको वो शिक्षण शुल्क का भुगतान नहीं हो रहा है, आपके यहाँ पर जो इंक्रीमेंट देने की जो डेट है उसका प्राविधान का इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, आपके इधर कुछ चीजें का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो क्यों? क्योंकि सिर्फ लोगों में गुस्सा हो और ये जाहिद पठान चुनाव हार जाए। प्रेशर मैनेजमेंट पे बना रहे, फिर वो फाइनेंस वाले हो, एचआर वाले हो, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। हम लोग ही यूनियन है जो सीजीएम से लेकर तो एग्जीक्यूटिव तक अभी हम लोग लड़ रहे हैं। आज जो इन हाउस वाले सीजीएम दिख रहे हैं,
उसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे चंद्रमौली साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने उसकी शुरुआत, उसकी लड़ाई लड़ी थी। आज जो भी है, इसके पहले जो महापात्रा साहब बन के गए, हमारे यहाँ पर अभी रथ साहब बने, तिवारी साहब बने जो होशंगाबाद के, वाजपेयी साहब हो, वर्मा साहब हो, उसके पहले जो रिटायर करके गए मोटवानी साहब हो, ये सब लोग अगर सीजीएम बन पाए साथियों, इसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई आदमी है तो चंद्रमौली साहब है। नहीं तो सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आ रहे हैं, सब बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पर सीजीएम की कुर्सी का मजा लेकर चले जा रहे हैं। ये कोई सोना देने वाले सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं है। ये हमारे खून पसीने से हम लोग काम करने वाले, हमारे जो खून पसीने का जो काम है उसका पूरा दाम हमको मिलना चाहिए। कोई मेहरबानी है हम लोग नहीं ले रहे, इसलिए डरिए मत साथियों। जो लोग यहाँ पर उपस्थित है और जो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनको भी हमारा ये संदेश दीजिए, आपस में जितने एक रहेंगे उतने सेफ रहेंगे। ये और 10 यूनियन भी अगर आपने खोल दी तो आपको कोई ये बात बताएगा नहीं, आपको और भी बांटने की कोशिश की जाएंगी, फिर वो जातिवाद में हो, प्रांतवाद में हो, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जितना आप लोग जुड़ेंगे उतनी आपकी यूनिटी एक रहेंगी। और उसी यूनिटी को बरकरार रखने के लिए भाई जाहिद भाई पठान ने रात दिन जो मेहनत की है, भागदौड़ की है, छोटी छोटी बातों पे जो ध्यान रखा है, और उतनी ताकत से उनका साम तरुण मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम ने जो दिया है, वो सब लोगों को जिताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। ये पहली यूनियन रहेगी आपके बीएनपी में जिसने जितने वादे किए थे, जितने आश्वासन दिए थे, वो पूरा करने का काम वहां पर किया है। और आज भी मैं फिर एक बार कह रहा हूं, चुनाव को सामने मद्देनजर रखते हुए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, आगे का वेज नेगोशिएशन। पुराने साथियों की अभी हमारी जवाबदारी खत्म हो गई है, अब नए साथियों की जवाबदारी है। अब 2027 तो 2037 मतलब 2027 3037 10 साल का जो आपका वेज नेगोशिएशन रहेगा वो आने वाले दिनों में होने वाला है। आपका जो वोट है वो हम लोग को मजबूत करने के लिए दीजिए। आपका वोट वेस्ट मत कीजिए। आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, किस प्रांत के, किस क्षेत्र के, किस जाति के, ये मायने नहीं रखने वाला, क्योंकि सबको पे स्केल एक ही लागू होना चाहिए। अगर आपके मन में भी वही है, ना आईडे रहना चाहिए, ना सीडे रहना चाहिए, जो रहना चाहिए वो एक रहना चाहिए, तो जाहिद भाई को भारी वोटों से जिताइए। हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि 2027 में इस एसपीएमसीएल में जो भी रहेंगे वो एक ही रहेंगे, तो आईडीए में रहेंगे या तो सीडीए में रहेंगे। मेरा आज भी भाषण जिन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, इतनी क्लिप रिकॉर्ड करके रख देना। 2022 की, 2025 की, और जब मैं 2027 में उसको पूरा करूंगा तभी आऊंगा, तभी वो वही दिखाना, क्योंकि हमें झूठ बोलना नहीं है। सच्चाई के बुनियाद पे बने गई हर चीज ज्यादा दिन चलती है, और झूठ की बुनियाद पे चलने वाली चीज थोड़ा मजा देंगी, लेकिन लोग जो बाद में गाली देंगे, लोग बाद में जो बददुआ देंगे, लोग बाद में जो अपने लिए बातें कहेंगे, वो सुनकर आदमी अंदर से मर जाता है। इसलिए सच बोलो, जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल पोजीशन है, जो सच्चाई है, जो वर्तमान में परिस्थिति है, वो सब आपको मैंने बता दी है साथी। अब आपको तय करना है कि आपका कीमती वोट, आपका जो पवित्र वोट है, उसको खराब ना करते हुए जो मशाल चिन्ह है उस पे आपकी मोहर लगानी है, और इतने भारी वोटों से जाहिद भाई पठान को चुन के देना है कि यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के एचआर, फाइनेंस सब हिल जाए, और सिर्फ जाहिद भाई के फोन पे आप लोगों के सब काम हो जाए। ऐसी ताकत जाहिद भाई को आप दिलाइए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे नासिक की ओर से ये पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों ने बहुत सारी अफवाहें सुनी थी, लेकिन आप उन साथियों को भी कहिए कि किसी को रोकने से, किसी को बदनाम करने से, किसी को तकलीफ देने से आप आगे नहीं जाएंगे। आप कितनी भी कोशिश आप अगर मुझे रोकने की करते थे, मैं यहाँ पर आने वाला था। इसलिए
आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरी बातें सुनी, जो आपको अच्छी लगेंगी वो आपके साथ रखिए, जो कुछ मेरे मुंह से गलत निकल गया रहेगा उसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक काम आपको करना है, कल 28 तारीख है, परसों 29 तारीख है, 2 दिन आप लोग पूरी ताकत से ये सब बातें जो साथी यहाँ पर उपस्थित नहीं है उनको समझाइए, हर एक बात उनको बताइए और उनको कहिए कि इतनी मेजोरिटी से इनको जिताओ, ये चाहे भी तो गलत नहीं कर सके, इतनी मेजोरिटी से इनको जिताओ। चुन के तो देने वाले, तो इतनी मेजोरिटी से दो कि इन लोग भी परेशान हो जाए, इन्होंने भी सपने में सोचा नहीं रहेगा कि इतनी भारी वोटों से हम जीतेंगे, फिर इनसे काम करवा, ये मजा और रहेगा बजाय बटने पे। तो साथियों एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। जय हिंद।